नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें हम आपके लिए आंसर लिखने का पैटर्न दिखाएंगे, उत्तर लेखन की कला, साथ ही साथ एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा 2020 एवं 21 की तैयारी भी करवाएंगे। एमपीपीएससी मेंस 2020-21 पेपर 2, जिसमें हम समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर। किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है व्यवस्थित शब्दों में, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले और आपका जल्दी जल्दी चयन हो। इसलिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, राजनीतिक विचारक, एथिक्स, हिंदी, पॉलिटी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न 11 मार्कर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कृषि की वर्तमान स्थिति की मूल्यांकन करते हुए कृषि सुधारों के उपाय बताइए। कृषि की सर्वप्रथम तो वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना, जैसे कि 11 मार्कर में देखा जाता है कि 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक में मुख्यता रहती है, एक को गौण किया जाता है। तो मुख्य रूप से पहले नंबर के प्रश्न को गौण करके हमने कृषि सुधार के उपायों को प्रमुख रूप से लिखना है। पहले प्रश्न का छोटा डिस्क्रिप्शन देना है। चलिए स्टार्ट करते, कैसे लिखेंगे इसका आंसर। कृषि की वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन एवं कृषि सुधारों के उपाय बताने हैं। तो भारत की लगभग 50% आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। वित्तीय वर्ष 2000 के अनुसार कृषि वानिकी और मत्स्य उद्यम द्वारा अर्थव्यवस्था में 17.8% की हिस्सेदारी है। कितने की हिस्सेदारी? 17.8% की। वित्तीय वर्ष जो 2000 के अनुसार 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 के अनुसार कृषि वानिकी और मत्स्य उद्यम द्वारा अर्थव्यवस्था में 17.8% की हिस्सेदारी है। बदलते तकनीकी व मौसमी परिवर्तन के साथ कृषि में भी सुधार की संभावनाएं हैं। जैसे इसके प्रमुख हेडिंग डाल के आपको बताना है, हेडिंग को अंडरलाइन भी करना है ताकि वह अलग से आकर्षक लगे। पहला है बुनियादी ढांचे के विकास का भाव। विभिन्न राज्यों में कृषि के लिए स्थापित बुनियादी ढांचे में भारी असमानताएं हैं। कृषि भूमि, फसलों और आदानों के लिए अच्छी तरह से काम करने वाले बाजारों की अनुपस्थिति के साथ धीमी गति से श्रम सुधार ने कृषि क्षेत्रों में संसाधन की गतिशीलता को कम किया है। अतः हमें नई तकनीक आधारित कृषि उपकरणों के साथ सड़क, बिजली, सिंचाई जैसी आधारभूत ढांचे पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि कृषि क्षेत्र में सुधार हो सके। तो इसमें प्रमुख रूप से बताया गया है कि विभिन्न राज्यों में कृषि के लिए स्थापित बुनियादी ढांचे भारी असमानताएं पाई गई हैं, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में संसाधन की गतिशीलता को कम किया गया है। अतः हमें कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु नई तकनीक आधारित कृषि उपकरणों के साथ सड़क, बिजली, सिंचाई जैसे आधारभूत ढांचे पर ध्यान देना चाहिए। कॉरपोरेट्स के साथ बातचीत। किसान उत्पादक संगठन किसानों को मूल भाव के दौरान बड़े कॉरपोरेट्स उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकती हैं। जो किसान उत्पादक संगठन है वह किसानों को मूल भाव के दौरान बड़े कॉरपोरेट्स उद्यमियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकते हैं। तो यह भी कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुझाव रहेगा। वित्त की उपलब्धता। किसानों के लिए वित्त उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होती है। किसान उत्पादक समूह किसानों को कम लागत और गुणवत्तापूर्ण वित्त उपलब्ध करा सकते हैं। यह भी प्रमुख उपाय है। इसके बाद सामाजिक प्रभाव में यदि देखा जाए, किसान उत्पादक समूह के रूप में एक सामाजिक पूंजी का विकास होगा, क्योंकि इसमें लैंगिक भेदभाव को दूर करने और संगठन के निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिला किसानों की भागीदारी में सुधार हो सकता है। तो सामाजिक प्रभाव इस प्रकार से यह कृषि सुधारों के उपाय बताए हैं कि बुनियादी ढांचे के विकास का भाव, कॉर्पोरेट्स के साथ बातचीत, वित्त की उपलब्धता, सामाजिक प्रभाव। इसके बाद निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में कई बच्चे क्या करते हैं कि वही जो प्रमुख हेडिंग लिखी रहती है उसको रिपीट नहीं करना है। निष्कर्ष आपका प्रभावी एवं जो आंसर में आपने लाइन नहीं लिखी है वो होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है निष्कर्ष। किसान उत्पादक संगठनों ने किसानों को नवीन तकनीक, वित्त व अन्य सुविधाओं से परिचित करवाकर किसानों की आय बढ़ाने में सहायता की है। सरकार द्वारा भी 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में इनकी सहायता की जा रही। तो निष्कर्ष भी, तो हर आंसर में आपका निष्कर्ष, व्यवस्थित हेडिंग, हर चीज एक्यूरेट होना चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। अब हम कुछ 5 मार्कर प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि जो 5 मार्कर प्रश्न है आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखने हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोविड-19 के कारण वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पन्न चुनौतियों को विस्तार से समझाइए।
तो इसके राइट आंसर पर चर्चा करते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा भी जा सकता है। कोविड-19 के कारण वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पन्न चुनौतियों को विस्तार समझाइए। तो आपको क्या करना है, 50 शब्दों में लिखना है और ऐसा आंसर लिखना कि आपको 5 नंबर पूरे मिले। 2000 के जारी वैश्विक संकट के कोविड-19 के द्वारा जारी वैश्विक संकट के दौरान उत्पन्न हुई चुनौतियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर आबादी यानी किसान, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर, दैनिक मजदूरी करते हुए हेतु शहरों से पलायन करने वाले मजदूर, बस शहरों में सड़क के किनारे छोटा मोटा व्यापार करने आजीविका चलाने वाले लोग शामिल हैं। वहीं दूसरे वर्ग में भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने वाले अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या बिजनेस सेक्टर को शामिल किया गया है। सरकार ने इस स्थिति से निपटने हेतु बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। तो यहाँ पर क्या बताया, कोविड-19 कारण वर्तमान भारतीय व्यवस्था में उत्पन्न चुनौतियों को विस्तार से समझाइए। तो इसमें इनने मतलब आंसर बिल्कुल व्यवस्थित लिखा है कि वैश्विक संकट कोविड-19 के दौरान उत्पन्न हुई चुनौतियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम तो अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से पहली, भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर आबादी यानी किसान, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर, दैनिक मजदूरी हेतु शहरों में पलायन करने वाले मजदूर व शहरों में सड़क के किनारे छोटा मोटा व्यापार करके आजीविका चलाने वाले लोग शामिल हैं। वहीं दूसरे वर्ग में इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने वाले अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या बिजनेस सेक्टर को शामिल किया गया है। सरकार ने स्थिति से निपटने हेतु बड़े राहत पैकेज का ऐलान भी किया है। इसके बाद मौद्रिक नीति के सुदृढ़ीकरण हेतु सुझाव बताइए। तो मौद्रिक नीति के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। आरबीआई मध्यम अवधि में 4% पर मुद्रास्फीति के लक्ष्य को सीमित करने हेतु उत्तरदायी है। दूसरा, आरबीआई 1 वर्ष में एमपीसी की कम से कम 4 बैठकें आयोजित करेगा मौद्रिक नीति के सुदृढ़ीकरण हेतु। और तीसरा, आरबीआई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का फुल फॉर्म है, के लिए प्रत्येक 6 माह में मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित करना होगी जिसमें उसे मुद्रास्फीति के स्रोतों को बताना होगा। साथ ही आगामी 6 से 18 महीनों की अवधि के लिए मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों का भी इसे उल्लेख करना होगा। तो इस प्रकार से मौद्रिक नीति के सुदृढ़ीकरण हेतु ये प्रमुख सुझाव हैं। इसके बाद में जो प्रमुख प्रश्न जो कृषि क्षेत्र से संबंधित है उसके पहले हमको 3 मार्क का प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। डिजिटल इंडिया मिशन क्या है? डिजिटल इंडिया सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की एक पहल है जिसका प्रमुख उद्देश्य बिना कागज के उपयोग की सरकार सेवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना है। एक पुनः चर्चा करते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका प्रमुख उद्देश्य बिना कागज के उपयोग के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना है। एशियाई विकास बैंक से क्या तात्पर्य है? यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका एक्यूरेट आंसर लिखना है आपको 3 मार्कर में। आपको कम से कम कितने नंबर, 10 शब्दों को लिखना है, एक पंक्ति में उत्तर देना है। तो आप इसको व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसमें 31 सदस्य देशों ने 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों की आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए स्थापित किया था। वर्तमान सदस्य संख्या इसकी 68 है। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, एशियाई विकास बैंक, जिसमें 31 सदस्य देशों ने 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों की आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए स्थापित किया था। कृषि कीमत एवं लागत आयोग, यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का जनवरी 1985 में अस्तित्व में आया कार्यालय है। कृषि कीमत एवं लागत आयोग जो 24 कृषि फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है। एक बार पुनः देख लेते हैं कि जो कृषि कीमत एवं लागत आयोग है यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का जनवरी 1985 में अस्तित्व में आया कार्यालय है जो 24 कृषि फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है। इसके बाद अनुच्छेद 279 ए, आर्टिकल 279 क्या है? तो अनुच्छेद 279 ए यह एक विधेयक भारत के राष्ट्रपति को 122वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के प्रारंभ होने के 60 दिनों के अंदर जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 279 ए जो है यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति को 122वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के प्रारंभ होने के 60 दिनों के अंदर जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर प्रश्नों पर चर्चा की
और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से हमारे हस्तलिखित नोट जो किसी पैटर्न पर है 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर के हिसाब से हस्तलिखित नोट से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी रिजल्ट आ सकता है, कभी भी एग्जाम कराए जा सकते हैं। लेकिन यदि आप प्री से पहले अपनी मेंस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो आज से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें हमारे नोट्स आदि के माध्यम से। यदि किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और हमारे जो नोट्स हैं अभी मैं लगभग आधे दामों पर चल रहे हैं, तो अभी आप हमारी सेल का लाभ लेकर नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूँ ही जुड़ी रहेंगी एवं अन्य सभी पीईबी एग्जाम की न्यूज़, पीएबी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो भी हमारे नोट्स के माध्यम से आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको ज्ञात होती जाएंगी। धन्यवाद।